नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर सोल्व करवाने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा इनका किया गया व्याख्यात्मक हल आपको समझ आएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा किया गया व्याख्यात्मक हल इन प्रश्नों का समझ आता है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने उन दोस्तों में शेयर करें जो भी इस बार सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जिन्होंने भी लैंग्वेज सेकंड के रूप में या फर्स्ट के रूप में संस्कृत को चुना है। ओके, क्योंकि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर संस्कृत की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको काफ़ी सारे वीडियो आपको संस्कृत के देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें लगभग जो है 88 के लगभग जो है आपको वीडियो हमारे संस्कृत की मिलेंगी 2 प्लेलिस्ट में। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन सभी क्लासेस को देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप जो उन सभी क्लासेस को देख लेते हैं तो आप निश्चित ही रूप से अच्छा स्कोर जो संस्कृत में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो आज की क्लास है इसमें क्वेश्चन है 136वां, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मैंने उठाया हुआ है ये संस्कृत का पूरा पेपर ही है। ओके, तो इसमें 136 से स्टार्ट है संस्कृत के जो क्वेश्चन है पेडागोजी के। तो देखिए, जो संस्कृत शिक्षण है इसमें जो 136वां क्वेश्चन है इसमें है पठनस्य प्रारंभिक स्थितों, अर्थात पठन की या पढ़ने की प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक ध्यानम दद्यात्, शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। पढ़ने की जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो कहाँ ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, लेकिन एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखें, इसमें पूछा गया है प्रारंभिक स्थिति में। जो पढ़ने की प्रारंभिक स्थिति है उसमें शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो किस में ध्यान देना चाहिए? तो 4 ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन है पठनस्य प्रवाह, कि पढ़ने के प्रवाह में, कि वो धीमा पढ़ रहा है या तेज पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। सेकंड वाला ऑप्शन है अक्षर ध्वनि समन्वय, अक्षर और ध्वनि के बीच समन्वय में, कि जो अक्षर और ध्वनि उनके बीच में वो जो समन्वय है वो बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। जैसे मान लिया कै कबूतर होता है, वो कै को जैसे खा तो नहीं कह रहा है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कै के जो कहते हैं खा कबूतर, कहते हैं खा कबूतर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अक्षर ध्वनि के बीच में वो समन्वय बना पा रहा है या नहीं। थर्ड वाला ऑप्शन है पठनस्य शुद्धतायाम, अर्थात पढ़ने की शुद्धता। और लास्ट वाला ऑप्शन है भाषायाम वर्णमालाया कंठस्थीकरण, अर्थात भाषा की वर्णमाला के कंठस्थीकरण करने में। तो सबसे मतलब जो पठन है अर्थात पढ़ने की जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें शिक्षक को ध्यान कहाँ देना चाहिए? तो प्रारंभिक स्थिति पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अक्षर ध्वनि समन्वय में। ऐसा नहीं है कि वो है तो कै और कै को बोले क्या खे। ओके, तो अक्षर और ध्वनि के बीच में समन्वय होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जो प्रारंभिक स्थिति है ओके उसमें शिक्षक को कहाँ पर ध्यान देना चाहिए पढ़ने की? तो वो देना चाहिए अक्षर ध्वनि के समन्वय में। ओके, तो यदि हम बात करते हैं इसका जो एक क्रम हो, सीक्वेंस हो, तो देखिए सबसे पहले जो अक्षर ध्वनि समन्वय है उसके बीच में जो मतलब उस पर ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। उसके बाद में जो भाषा का वर्णमाला कंठस्थीकरण है ये उसके बाद का क्रम है। और उसके बाद में पढ़ने की शुद्धता, क्या होगा? पढ़ने की और शुद्धता। और जो लास्ट में होगा पढ़ने का प्रवाह, अर्थात कि वो धीमा पढ़ रहा है या तेज पढ़ रहा है, ये सबसे लास्ट में आएगा। ओके, तो प्रारंभिक स्थिति होगी अक्षर ध्वनि में समन्वय। तो आंसर होगा इसलिए इसमें सेकंड वाला ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो समझ आ गया होगा जो मैंने इसकी जो व्याख्या की है और इसकी हिंदी ट्रांसलेट की है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, और बस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 137 है श्रवणम पठनम चैव, अर्थात सुनना और सुनना और पढ़ना। एव का अर्थ होता है ही, तो चा का अर्थ हो गया और इसका अर्थ होगा सुनना और पढ़ना ही है। तो क्या है सुनना और पढ़ना? फर्स्ट वाला ऑप्शन है अभिव्यक्तात्मक कौशल, अर्थात जो सुनना और पढ़ना है ये जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल में है। सेकंड वाला ऑप्शन है रुचि उत्पादक कौशल, अर्थात रुचि उत्पादक कौशल में है। थर्ड वाला ऑप्शन है चिंतनात्मक कौशल, अर्थात चिंतनात्मक कौशल में है। और लास्ट वाला ऑप्शन है ग्रहणात्मक कौशल, अर्थात ग्रहणात्मक कौशल में है। तो सही आंसर इसमें जो हो जाएगा वो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा ग्रहणात्मक कौशल में। तो सुनना और पढ़ना ही है, तो किस में है? ये है ग्रहणात्मक कौशल में, क्योंकि सुनकर और पढ़ करके ही हम किसी के विचार को या किसी भी बात को क्या कर पाते हैं? ग्रहण कर पाते हैं। ओके, और अभिव्यक्तात्मक कौशल आप जानते हैं, अभिव्यक्तात्मक का अर्थ होता है जिनसे आप क्या कर सकें? अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त कर सके सामने वाले को। और ये अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं? जिनसे आप सुनने भी और क्या करें, मतलब जिनसे आप जो विचार जो है अंदर अपने ग्रहण करते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल, जैसे सुनना और पढ़ना।
आई बात समझ में? तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। तो देखिए सीटेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था, और ये जो है प्रारंभिक स्तर का पेपर है, मैं आपको बता दूं। और जो 6 to 8 क्लास का होता है उनके भी पेपर 1-2 मैं सोल्व करवाऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर है 138। इसमें पूछा जा रहा है यु लेख का नाम आवश्यकतानुसारम शिक्षका प्रतिक्रियाम कुर्यात, अर्थात, एक मिनट रुकिए। तो देखिए स्टूडेंट 138 क्वेश्चन क्या है। तो थोड़ा सा जो पेपर है वो पुराना पेपर है, मतलब पहले ही इस पे जो है निशान लगे हुए हैं काफ़ी। ओके, मुझे नया पेपर किसी का मिला नहीं तो मैं कोई नया पेपर से करा देता। ओके, तो देखिए इसमें क्वेश्चन है 138। यु लेख का नाम आवश्यकतानुसारम शिक्षका प्रतिक्रियाम कुर्यात, अर्थात जो युवक लेखक हैं या युवा लेखक जो हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षक को प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो युवक लेखकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षक को क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है तय सम्यक कार्य, अर्थात उनके द्वारा सही कार्य किया गया है, इति प्रशंसाम, ऐसी प्रशंसा कृत्वा करके, तेषाम कृतिभ्य, उनकी जो कृतियां हैं, उदाहरणम, उनका उदाहरण करके, कर्तव्य करके, विशिष्ट टिप्पणी च दत्वा, और विशेष या विशिष्ट टिप्पणी देकर। सेकंड वाला ऑप्शन है त्रुटि नाम उपेक्षा कर्तुम निर्देशीय, अर्थात जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उनकी उपेक्षा के लिए निर्देश देकर। थर्ड वाला ऑप्शन है कक्षायाम तेषाम उत्तम लेखनार्थम सम्माननम कृत्वा, अर्थात कक्षा में उनके उत्तम लेखन के लिए सम्मानित करके या सम्मान देकर। और लास्ट वाला ऑप्शन है तय कृत्यानाम, अर्थात उनके द्वारा जो कृतियां हैं उनमें व्याकरणगत त्रुटि नाम, अर्थात व्याकरणगत जो त्रुटियां हैं उनकी विस्तृत प्रतिपुष्टि दत्वा, अर्थात उनके जो व्याकरणगत त्रुटियां उन्होंने की हैं उन पर विस्तृत प्रतिपुष्टि या फीडबैक दे करके। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो युवक लेखक हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रतिक्रिया जो है शिक्षक को क्या करनी चाहिए। तो शिक्षक को जो क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि उन्होंने जो सही कार्य किया है, ऐसी जो है उनकी प्रशंसा करेंगे, और उनकी जो कृतियां हैं और जो उदाहरण है ना, उन पर क्या करेंगे, उन पर जो है विशेष टिप्पणी देंगे। ओके, ना कि उनकी त्रुटि की हम उपेक्षा करेंगे, आपको पता उपेक्षा तो हमें करनी नहीं है, और ना ही कक्षा में जो है उन्हें उत्तम लेखन के लिए हम सम्मानित करेंगे, है ना। आप जानते हैं कि आपको जो है बहुत ज़्यादा किसी को भी ना तो पुरस्कार ही देना है ना, केवल आप क्या कर सकते हैं उसकी प्रशंसा कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि आप जो उसको जो है बहुत अधिक सम्मान देंगे वहाँ पर, है ना, कि बच्चे को जो है फिर अपने ऊपर जो है घमंड आ जाए, मतलब उन्हें घमंड आ जाए अपने ऊपर, तो ऐसा कार्य आप नहीं करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले ऑप्शन की कि ते कृत्य नाम, उनकी कृतियों के जो व्याकरणगत त्रुटियां हैं उनकी विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर। तो आपको पता है कि आप उनकी जो व्याकरणगत त्रुटियां अगर उन्होंने की हैं तो आप उन पर भी अपना जो प्रतिक्रिया है ना, या फीडबैक है वो नहीं देंगे। ओके, है ना। ऐसा करने से आपको पता है कि अगर ऐसा वो करेंगे तो इससे क्या होगा, वो नाराज़ हो जाएंगे और हतोत्साहित हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके, तो आंसर सही कौन सा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इन क्वेश्चनों का। ओके, क्योंकि ये जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था रिसेंटली वही है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। और ऐसा ही पेपर आपका सीटेट एग्जाम में आएगा क्योंकि रिसेंटली का पेपर है ये। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 139वां। इसमें पूछा जा रहा है अध स्तनेषु, अर्थात इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से किम क्या भाषाधिग्रहणाधिगम्यो, अर्थात भाषा अधिग्रहण और अधिगम में जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भाषा अधिग्रहण जमा अधिगम्यो, अर्थात भाषा अधिग्रहण और अधिगम। अधिगम आप समझते हैं सीखना, और भाषा अधिग्रहण भाषा का अर्जित करना। मूलभूतम, मूलभूत की बात यहाँ पर की जा रही है। पाठ्यक्रम वर्तते, अर्थात अंतर होता है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा अधिग्रहण और अधिगम के बीच में जो है मूलभूत अंतर क्या है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है भाषाया सामुख्यम, अर्थात भाषा का प्रदर्शन। सेकंड वाला ऑप्शन है शुद्धता वेगचा, अर्थात शुद्धता और वेग। थर्ड वाला ऑप्शन है वेग उच्चारणम च, अर्थात वेग और उच्चारण। और लास्ट वाला ऑप्शन है प्रवाह शुद्धता च, अर्थात प्रवाह और शुद्धता। तो सही आंसर बताइए स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है और थोड़ा कठिन भी है ना। आपको लग रहा होगा कि डी ऑप्शन सही है इसमें। ओके, कौन सा लग रहा होगा, या तो डी आपको सही लग रहा होगा या फिर सेकंड ऑप्शन सही लग रहा होगा। लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन है वो है पहला वाला ऑप्शन, भाषा का
प्रदर्शन, क्योंकि देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भाषा अधिग्रहण है और अधिगम है उनके बीच में मूलभूत अंतर क्या है। तो आपको पता है कि जो भाषा है, अगर आपने भाषा का अधिग्रहण किया है तो भाषा का अधिग्रहण आप किसका करेंगे, जो आपकी मातृभाषा होगी उसी को करेंगे ना आप, और अधिगम आप किसका करेंगे, जो आपने सीखी है। तो आप किसका प्रदर्शन अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, जो आपकी मातृभाषा है अर्थात जो आपने भाषा अधिग्रहण की है, अर्जित किया है, या जो आपने अधिगम किया है। जैसे अगर आपने जो है अधिगम की है संस्कृत भाषा, है ना, हिंदी भाषा के माध्यम से, तो आप किसका प्रदर्शन जो अधिक अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो आप जो प्रदर्शन कर पाएंगे ना अच्छी प्रकार से, वो कर पाएंगे किसका, अपनी मातृभाषा का। ओके, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो भाषा अधिग्रहण और अधिगम है ना, इनमें जो मूलभूत अंतर है वो है भाषा का प्रदर्शन। जितने अच्छी जो भाषा का प्रदर्शन आप अपनी मातृभाषा कर सकते हैं ना, वो आप अपनी भाषा अधिगम का जो उतना प्रदर्शन अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो भाषा का अधिगम वो किया है, और इतनी जो आपने जो उसका अधिगम किया है तो इतना निपुण आप उस भाषा में नहीं होंगे कि आप उसको उतनी अच्छी प्रकार से प्रदर्शित कर पाएंगे। लेकिन जो आपने भाषा अधिग्रहण की है ना, जैसे मातृभाषा आपने अधिग्रहण की है, तो आप उसका जो प्रदर्शन बहुत ही अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे जो मूलभूत अंतर है वो यही वाला है। शुद्धता और वेग, ये इन दोनों में इतना अंतर नहीं है ना। अगर हम बात करते हैं थोड़ा बहुत ही अंतर है शुद्धता और वेग में, है ना। ऐसे ही वेग और उच्चारण की भी बात यहाँ पर है कि भाषा अधिग्रहण में और उसमें, है ना, तो आप क्या करते हैं, आप जो है वेग और उच्चारण दोनों का जो क्या कर सकते हैं, लगभग समान भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और प्रवाह शुद्धता की अगर हम बात करते हैं, ये भी ऐसे ही हो सकता है ना। तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है इन सभी में, लेकिन जो मूलभूत अंतर है भाषा के प्रदर्शित करने का, है ना, वो हो जाता है कौन सा, ये वाला, फर्स्ट वाला। ओके, तो आंसर होगा फर्स्ट वाला। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 140 है, मातृभाषाया संसाधन रूपेण, मातृभाषा का संसाधन के रूप में प्रयोग दृष्टिया, प्रयोग की दृष्टि से, अधोलिखितेषु अर्थात निम्नलिखित में से का उक्ति समीचीना, कौन सी युक्ति सही नहीं है। ना का आप ध्यान रखेंगे, न समीचीना, समीचीन नहीं है, या उपयुक्त नहीं है, या सही नहीं है, या उचित नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मातृभाषा के संसाधन के रूप में प्रयोग की दृष्टि से नीचे जो लिखी हुई उक्तियां में से कौन सा सही नहीं है। उक्ति का मतलब आप मान सकते हैं कि कौन सा वाक्य, कौन सी बात इनमें से सही नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तेषाम अर्थबोध प्रक्रियायां मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहति। इसका अर्थ है कि उनकी जो अर्थबोध की प्रक्रिया है, अर्थात किसी के भी अर्थ के समझने की प्रक्रिया है, उसमें मातृभाषा जो है वो गुणात्मक भूमिका निभाती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मातृभाषा है, अगर आपको जो है कोई भी किसी भी बात का अर्थ समझना है तो उसके लिए जो मातृभाषा है वो क्या, उसमें गुणात्मक भूमिका निभाती है। ओके, अब जैसे अब आप संस्कृत मुझसे समझ रहे हैं, है ना, तो इसमें आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज आ रही है, तो मातृभाषा प्रयोग हो रही है या नहीं हो रही है ना, तो ये गुणात्मक भूमिका निभा रही है, इसलिए ओके। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ये तो क्या है, समीचीन है, क्योंकि उसने पूछा कौन सा समीचीन नहीं है, अर्थात उपयुक्त नहीं है, तो इसलिए पहला तो होगा नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन है, शिक्षण विधिनाम विस्तारार्थम मातृभाषा सहायम करोति, कि शिक्षण विधियों का विस्तार करने के लिए जो मातृभाषा है वो सहायता करती है, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनका विस्तार आप मातृभाषा में कर सकते हैं। ओके, तो मातृभाषा सहायता करती है, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी क्या है, समीचीन है। थर्ड वाला देखिए, द्वितीय भाषाया उपेक्षाम कर्तुम मातृभाषा सहायम करोति, कि जो दूसरी भाषा है उसकी उपेक्षा करने में जो मातृभाषा है वो सहायता करती है। और लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, ऐसा बालनाम अधिगमे चिंतने संप्रेषणे च सहायम करोति, अर्थात यह बच्चों के अधिगम में, चिंतन में और संप्रेषण में सहायता करती है। तो बिल्कुल सही है, जो मातृभाषा है ये बच्चों के अधिगम में भी, चिंतन में भी और संप्रेषण, आप जानती हैं विचारों का कम्युनिकेशन अर्थात विचारों का आदान प्रदान करने में सहायता करती है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं अधिगम की, आपको पता है कि मातृभाषा के माध्यम से बच्चा क्या करता है, अधिगम भी तो करता है ना, तो अधिगम में भी और चिंतन में भी बच्चा चिंतन भी करता है ना, मातृभाषा के माध्यम से, और संप्रेषण भी करता है, तो उसमें सहायता भी करती है। तो ये भी क्या है, समीचीन है, क्योंकि उसने पूछा कि कौन सी समीचीन नहीं है, तो जो समीचीन नहीं है वो है तीसरा वाला ऑप्शन, कि ये दूसरी भाषा की उपेक्षा करने में जो है मातृभाषा सहायता करती है। आप जानते हैं कि जो दूसरी भाषा होती है, जो मातृभाषा है, वो उसकी उपेक्षा नहीं करती, ये तो उसमें क्या होती है, सहायक होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा,
कि ये दूसरी जो भाषा है अर्थात द्वितीय भाषा उसकी उपेक्षा करने में मातृभाषा सहायता करती है। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। ओके, तो देखिए भाई स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा 141वां। प्राथमिक स्तर पर बालस्य भाषा विकासार्थम, बालक की भाषा विकास के लिए सर्वतो महत्वपूर्ण अस्ति, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर बालक की भाषा के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में से कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है भाषा समृद्धम वातावरणम, अर्थात भाषा समृद्ध वातावरण। सेकंड वाला ऑप्शन है भाषा या पाठ्य पुस्तकम, भाषा की पाठ्य पुस्तक। थर्ड वाला ऑप्शन है बालस्य आकलनम, बालक का आकलन। थर्ड वाला ऑप्शन है व्याकरण से ज्ञानम, अर्थात व्याकरण का ज्ञान। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा के विकास के लिए कौन सा इसमें महत्वपूर्ण होगा। तो आपको पता है अगर बच्चे को भाषा का समृद्ध वातावरण मिलेगा तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो भाषा का विकास है वो अच्छी प्रकार से होगा। तो कौन सा इसमें महत्वपूर्ण है, वो होगा पहला वाला, भाषा का समृद्ध वातावरण। आपको पता है कि भाषा का जो पाठ्य पुस्तक है, क्या उससे बच्चे का भाषा का विकास हो पाएगा, क्योंकि उसमें तो केवल वही बातें हैं जो पाठ्य पुस्तक में, मतलब जो एक सीमित है उसमें, तो क्या है उसमें जो भाषा है वो क्या है, सीमित है। लेकिन भाषा का समृद्ध जो वातावरण है वहाँ पर उसके बच्चों को क्या मिलेंगे, अपार जो है साधन मिलेंगे वहाँ पर भाषा का, है ना। तो इससे क्या होगा, भाषा का विकास जो है वो अच्छी प्रकार से हो पाएगा। ओके, तो आंसर इसलिए होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 142 है पत्राधानम अर्थात पोर्टफोलियो एकम उदाहरणम अस्ति। तो जो पत्राधान है या पोर्टफोलियो है ये एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है शिक्षक आकलन से, अर्थात शिक्षक के आकलन का। सेकंड वाला ऑप्शन है उभयम स्वतः, उभयम का अर्थ होता है दोनों, स्वतः का मतलब अपना, आकलन से अर्थात अपने आकलन का, शिक्षक आकलन से और शिक्षक के आकलन का। थर्ड वाला ऑप्शन है राज्य बोर्ड द्वारा आकलन से, तो जो राज्य बोर्ड जो होता है उसके द्वारा आकलन का। और लास्ट वाला ऑप्शन है स्वतः आकलन से, अर्थात अपने आकलन का। तो जो सही आंसर है वो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। पत्रधान क्या है, एक उदाहरण है, इसमें जो शिक्षक है उसका भी आकलन हो जाता है और जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है, उसका भी आकलन हो जाता है ना। पोर्टफोलियो तो आप समझते होंगे, पोर्टफोलियो क्या है, ये एक आप इसको फाइल कह सकते हैं या बैग कह सकते हैं या एक रजिस्टर कह सकते हैं, जिसमें जो बच्चा होता है उसकी सारी की सारी उसमें क्या लिखी होती हैं, उसकी जो भी मतलब एक उसकी जो भी उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, है ना, वो सब कुछ उसमें लिखी होती हैं। तो अगर जो मतलब जो शिक्षक है, अगर मान लें शिक्षक ने किसी बच्चे को पढ़ाया है ना, तो उसने उसको कितने अच्छी प्रकार से पढ़ाया है, ये सब जो है उसमें क्या होगा, अगर बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है, अभी वो जो अंक भी अच्छे ला रहा है ना, तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो शिक्षक है वो भी अच्छा रहा होगा, है ना। तो इससे जो पोर्टफोलियो है इससे क्या फायदा है, मतलब किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों के आकलन का। इसमें जो शिक्षक है उसका भी आकलन हो जाता है और विद्यार्थी का भी आकलन हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 143। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 143 है वर्ग प्रेहेलिका क्रीड़ा वर्ध्यति, अर्थात वर्ग प्रेहेलिका की क्रीड़ा से या खेलने से बढ़ता है। तो क्या बढ़ता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है लेखन कौशल। सेकंड वाला ऑप्शन है शब्द ज्ञानम अर्थात शब्द ज्ञान। थर्ड वाला ऑप्शन है साहित्यिकम अर्थम, साहित्यिक अर्थ। और लास्ट वाला ऑप्शन है श्रवण कौशल। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। जब भी आप वर्ग प्रेलिका बना करके जो खेलोगे उससे क्या बढ़ेगा, शब्द ज्ञान बढ़ेगा। वर्ग प्रेलिका आप समझते होंगे, किताब में जो होती है एक वर्ग के रूप में होती है, उसमें जो खाने से बने होते हैं वर्ग के रूप में छोटे छोटे से, उनमें कुछ शब्द लिखे होते हैं, उनको आपको क्या करना पड़ता है, उसमें मिला करके देखना पड़ता है कि भाई इधर से मिल रहा है तो ये बन रहा है। तो उसमें लिखा भी हो सकता है ऊपर कि भाई 3 अक्षरों का शब्द है, थोड़ी सी उसमें हिंट्स भी दिया हो सकता है आपके सामने, है ना। तो वर्ग प्रेलिका खेलने से क्या बढ़ेगा, शब्द का ज्ञान बढ़ेगा, लेखन कौशल नहीं बढ़ेगा, है ना, क्योंकि उसमें आप इतना लेखन कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, है ना। तो लेखन कौशल नहीं बढ़ेगा, श्रवण कौशल तो उससे बढ़ेगा नहीं, आपको पता है, क्योंकि सुनने की बात तो उसमें हो ही नहीं रही है, क्योंकि वर्ग प्रेलिका खेल रहे हैं। और वर्ग प्रेलिका क्या है मैंने आपको बताया, और साहित्यिक अर्थ भी आपको उससे नहीं पता लग रहा है, तो साहित्यिक अर्थ भी नहीं बढ़ रहा है। तो क्या बढ़ रहा है, शब्द ज्ञान के भंडार में वृद्धि हो रही है। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। तो देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 144 है संभाषण कौशलस्य, अर्थात बोलना कौशल की गतिविधि में आकलन के समय में अधोलिखितेषु किम आवश्यकम, निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देख लेना, नहीं कहा गया है क्वेश्चन में। तो बोलना कौशल की गतिविधि में, अर्थात जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके बोलना कौशल की गतिविधि का आकलन अगर शिक्षक को करना है तो उसके लिए जो नीचे लिखे वाक्य में से कौन सा आवश्यक नहीं है।
फर्स्ट वाला ऑप्शन है संदर्भे आगतानाम शब्दानाम उचित रूपाणाम प्रयोग है, अर्थात संदर्भ में आए हुए शब्दों का उचित रूप में प्रयोग। सेकंड वाला ऑप्शन है शब्दकोशस्य उपयोग है, अर्थात शब्दकोश का उपयोग। थर्ड वाला ऑप्शन है भाषण स्पष्टता, अर्थात बोलने में स्पष्टता। और लास्ट वाला ऑप्शन है ध्वनि नाम और शब्दानाम उच्चारण, अर्थात ध्वनियों या शब्दों का उच्चारण। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, बोलना कौशल की जो गतिविधि है उसका आकलन अगर शिक्षक को करना है तो देखिए ये तो देखना पड़ेगा कि संदर्भ में आए हुए जो शब्द हैं, है ना, संदर्भ में जो शब्द जो आए हुए हैं उनका जो विद्यार्थी है वो उचित रूप में प्रयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये तो आवश्यक है आकलन करते समय बोलने कौशल का, है ना। जब वो बोलना कौशल का आकलन कर रहा है कोई शिक्षक, तो संदर्भ में आए हुए जो शब्द हैं उनका उचित रूप में प्रयोग, तो ये तो आवश्यक हो जाएगा कि जो संदर्भ में आए हुए जो शब्द हैं उनका वो सही रूप में प्रयोग उनको कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यदि हम बात करते हैं शब्दकोश के उपयोग की, कि शब्दकोश का उपयोग शब्दकोश का उपयोग जो उस समय बच्चा करेगा, जब अगर आपको जो आकलन करना है किसी बच्चे का, क्या बच्चा उस समय शब्दकोश का उपयोग करेगा? क्या शब्दकोश का उपयोग का मतलब है, शब्दकोश जो होता है जैसे जो लेसन होता है उसके बाद में जो उसके शब्दावली शब्दार्थ जो दिए होते हैं, इसका मतलब है वो शब्दकोश का उपयोग। क्या जो बच्चा है वो उसमें से शब्दकोश में से देखकर शब्द को बोलेगा? तो नहीं बोलेगा ना, है ना। तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं कि भाषण स्पष्टता, तो देखिए बोलने में स्पष्टता भी होनी चाहिए। अगर बोलना कौशल की गतिविधि का आकलन जो है क्या करना है, शिक्षक को करना है, तो बोलने में स्पष्टता भी वो देखेगा। और ध्वनियों शब्दों का उच्चारण भी देखेगा कि जो शब्द है या ध्वनि है उनका उच्चारण वो कैसे कर रहा है ना, सही तालमेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कौन सा बचा? ये वाला शब्दकोश का उपयोग। तो शब्दकोश का उपयोग नहीं करेगा उस समय जब जो शिक्षक है उसके बोलने कौशल का आकलन वो करेगा। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षक कहेगा भाई आप ये शब्दकोश लो और इसका उपयोग करो, इसमें से आप कुछ भी बोलो, इसमें से शब्द बोलो, है ना, और मैं आपका आकलन करता हूँ। तो कौन सा जो आवश्यक नहीं है बोलना कौशल गतिविधि में आकलन करते समय, तो वो नहीं है कि शब्दकोश का उपयोग, तो बच्चा शब्दकोश का उपयोग नहीं करेगा। तो आंसर इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 145। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 145 है भाषाया अक्षर, एक मिनट रुकिए, चलिए। भाषाया अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति, अर्थात भाषा के अक्षर ध्वनि संबंध के स्थापन के द्वारा पढ़ने का जो अध्यापन है वो क्या है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है शाब्दिक विधि है, सेकंड वाला ऑप्शन है समग्र भाषा विधि अर्थात संपूर्ण भाषा विधि, थर्ड वाला ऑप्शन है आंशिक भाषा विधि, अर्थात आंशिक का मतलब होता है जिसमें थोड़ा सा ही कुछ भी चीज़ जो है क्या हुआ एक अंश मात्र उसमें हो, है ना। आंशिक का मतलब जिसमें कोई अंश हो, है ना, अंश मात्र हो या थोड़ा सा हिस्सा ही उसमें हो, है ना। तो आंशिक भाषा विधि है। भाषा विधि तो आप समझते हैं, अर्थात आंशिक भाषा विधि अर्थात जिसमें थोड़ा सा ही भाषा का क्या हो पार्टिसिपेट हुआ हो, है ना। या फिर प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि तो आप जानते ही हैं, जैसे आपके सामने ये प्रश्न पत्र है आप इसको देख रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये तो प्रत्यक्ष हुआ, है ना। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा अक्षर के ध्वनि संबंध स्थापन के द्वारा जो पढ़ने का अध्यापन है वह है तो क्या है? तो देखिए भाषा अक्षर और ध्वनि संबंध के स्थापन के द्वारा पढ़ा जा रहा है ना, अध्यापन किया जा रहा है। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? ये कहलाएगी शाब्दिक विधि, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें जो है शब्दों का प्रयोग होगा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, भाषा अक्षर ध्वनि जो संबंध है उनका संबंध उसमें स्थापित किया जा रहा है, उसके द्वारा फिर किया जा रहा है, उसके द्वारा अध्यापन किया जा रहा है। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी शाब्दिक विधि, क्योंकि इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो समग्र भाषा विधि नहीं होगा कि ये संपूर्ण भाषा विधि है ना, तो समग्र भाषा विधि भी नहीं है और आंशिक भाषा विधि भी नहीं है और प्रत्यक्ष विधि भी नहीं है, क्योंकि आपको कोई चीज़ देख करके थोड़ी ना पढ़ाया जा रहा है, वो तो सिर्फ अक्षरों को मिला मिला करके पढ़ रहे हैं ना, कि भाई ये अक्षर है और इसका जो है ये ध्वनि है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन के द्वारा जो पढ़ना है उसका अध्यापन क्या कहलाएगा? शाब्दिक विधि कहलाएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि उसमें शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है अक्षर ध्वनि संबंध के द्वारा। तो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 146 है पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम इत्युक्ते। तो इसमें कहा जा रहा है पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। इत्युक्ते इसका अर्थ हो जाएगा इसे कहते हैं, या इस उक्ति में, क्या मतलब हो जाएगा इसका, इस उक्ति में, है ना, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना इस उक्ति में या इस बात में।
फर्स्ट वाला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकस्य उपेक्षां कृत्वा ततः बहिर्गमनम, अर्थात इसका मतलब ये है कि पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करके फिर उससे बाहर जाना। तो पाठ्य पुस्तक की आप उपेक्षा तो करेंगे ही नहीं। ओके, सेकंड वाला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम स्यात्, कि पाठ्य पुस्तक का जो केंद्रित ज्ञान है वो हो, अर्थात पाठ्य पुस्तक जो है वो जो है क्या हो, वो उसका जो ज्ञान जो हो क्या हो, केंद्रित हो, है ना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञान हो। थर्ड वाला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकात् बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिकम वर्धियेत, अर्थात पाठ्य पुस्तक से बाहर जा करके छात्रों पर जो अधिक भार है वो नहीं बढ़ाना चाहिए। और लास्ट वाला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य, अर्थात पाठ्य पुस्तक के अलावा या अतिरिक्त पूरक पाठन सामग्री का प्रबंधन, पूरक पाठन सामग्री का प्रबंधन। तो सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताइए स्टूडेंट। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक के अलावा जो पूरक पाठन सामग्री है उसका भी प्रबंधन। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप जो केवल पाठ्य पुस्तक में घुसाए रखोगे, है ना। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाने का मतलब क्या है, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाने का अर्थ ये है, मीनिंग ये है कि पाठ्य पुस्तक के अलावा उसको कुछ और पूरक पाठन सामग्री का प्रबंधन भी आप कराएंगे, जैसे कोई कहानी की हो गई, उपन्यास की हो गई, नाटक की हो गई, है ना, या कोई नैतिक शिक्षा की हो गई। तो ऐसा नहीं कि आप केवल उसको जो पाठ्य पुस्तक उसमें घुसा करके रखेंगे, ऐसे ही आपको नहीं करना है। क्या करना है, पाठ्य पुस्तक के अलावा भी कुछ और पूरक पाठन सामग्री देनी है, जिससे बच्चे का जो नैतिक विकास भी हो, है ना, थोड़ा सा कहानी, कविताएं, उपन्यास, ये सब भी आप क्या करेंगे, उनको अलग से पढ़ने के लिए देंगे, है ना। पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करके आप उससे बाहर नहीं जाएंगे। पाठ्य पुस्तक ऐसा भी केवल आप ये नहीं करेंगे कि जो ज्ञान है वो केवल वो जो है क्या हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित पर ही आधारित हो। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि आप पाठ्य पुस्तक से बाहर जाकर के छात्र का जो भार है वो अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, कि पाठ्य पुस्तक से बाहर जो है जाने का मीनिंग ये है कि छात्रों पर जो है भार अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा, डी वाला, कि पाठ्य पुस्तक के अलावा जो पूरक पाठन सामग्री है उसका प्रबंधन आपको करना है। ओके, तो आंसर फोर्थ वाला होगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 147 थोड़ा सा विवाद वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। तो देखिए 147 क्वेश्चन है, शिक्षक है तृतीय कक्षाया, अर्थात शिक्षक तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को एकम आवरकम, अर्थात एक आवरकम का मतलब है लिफाफा, निर्मातुम बनाने के लिए निर्देशम ददाती, निर्देश देता है। तो शिक्षक तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को एक लिफाफा बनाने के लिए निर्देश देता है। विद्यार्थी निर्देशस्य, अर्थात जो विद्यार्थी हैं वो निर्देश का पालनम करोति, पालन करता है। भाषा कक्षायाम, भाषा की कक्षा में, एवं विधय, इस प्रकार की जो विधि है, गतिविधि, सहायम करिष्यति, सहायता करेगी। तो किसमें सहायता करेगी इस प्रकार की जो गतिविधि है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार फिर से समझिए कि कोई शिक्षक हैं तीसरी कक्षा के, वह क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी को एक लिफाफा बनाने के लिए निर्देश दे रहे हैं, और जो विद्यार्थी हैं उस निर्देश का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो भाषा की कक्षा में इस प्रकार की जो गतिविधि है वो सहायता किसमें करेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है संभाषण कौशल विकास है, बोलना कौशल के विकास में। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, बोलने की बात तो इसमें बिल्कुल हो ही नहीं रही है ना। सेकंड वाला ऑप्शन है कि श्रवण कौशलम विकास है, अर्थात सुनना कौशल विकास में। थर्ड वाला ऑप्शन है तेसाम सृजनात्मकता विकास है, अर्थात उनकी सृजनात्मकता के विकास में। लास्ट वाला ऑप्शन है लेखन कौशल विकास है, लेखन कौशल विकास में। तो देखिए लेखन कौशल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बोलना कौशल के विकास की बात नहीं हो रही है, लेकिन जब आंसर है वो या तो सेकंड हो सकता है या थर्ड वाला ऑप्शन हो सकता है ना। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो उसका आंसर थर्ड लगा करके आए थे, और उस समय तक थोड़ा हमें भी ऐसा लग रहा था कि इसका जो आंसर है वो थर्ड हो सकता है ना। लेकिन जो आयोग है सीटेट है उसने इसका जो ऑप्शन माना था वो माना था सेकंड वाला श्रवण कौशल विकास में। अब क्यों माना था, देखो मैं इसका ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि जो शिक्षक हैं तीसरी कक्षा के वो विद्यार्थियों को एक लिफाफा बनाने के लिए निर्देश दे रहा है ना। यहाँ पर देखा ना वो क्या कर रहा है कि निर्देश दे रहा है और विद्यार्थी निर्देश का फिर पालन भी कर रहा है। तो पहले क्या किया, शिक्षक ने जो तीसरी कक्षा का जो विद्यार्थी है उसको एक लिफाफा बनाने के लिए निर्देश दिया, और फिर विद्यार्थी ने उस निर्देश का पालन भी किया, है ना। जब वो निर्देश दे रहा है शिक्षक और विद्यार्थी उस निर्देश का पालन कर रहा है, तो क्या ये सृजनात्मकता हुई, नहीं हुई ना। सृजनात्मकता कब होती, जब वो खुद से कुछ नया करता है ना। इसमें तो देख रहे हैं आप कि शिक्षक ने उसे निर्देश दिया है और फिर विद्यार्थी उस निर्देश का पालन कर रहा है, तो इसलिए उनकी सृजनात्मकता का विकास उसमें नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, उसके श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। किसका हो रहा है, उसके श्रवण कौशल का विकास हो रहा है, क्योंकि पहले विद्यार्थी ने क्या किया, उसको सुना,
और फिर क्या किया, उसका पालन किया। तो इसलिए आंसर इसमें सेकंड वाला ऑप्शन होगा। और इसीलिए ही सीटेट ने इसका जो ऑप्शन है वो ठीक जो माना था वो सेकंड माना था, न कि थर्ड वाला। जबकि जो बहुत सारे विद्यार्थी उन्होंने जो है इस पर जो क्या किया था, वो भी डाला था, क्या कहते हैं उसे, चलिए याद नहीं आ रहा है, बाकी आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा, श्रवण कौशल विकास है। तो ऑप्शन जो सही है वो सेकंड वाला है, ना कि थर्ड वाला है। ओके, तो ये जब हो जाता है अगर वो जो है विद्यार्थी इसका मतलब पालन नहीं करते, वो खुद से अपने आप से कुछ नया करते हैं। इसमें तो पालन कर रहे हैं, पहले निर्देश शिक्षक दे रहे हैं और फिर उस निर्देश का वो पालन कर रहे हैं, है ना। तो सुनना कौशल का विकास इसमें हो रहा है, तो आंसर इसलिए सेकंड वाला होगा। ओके, तो मैं लगा देता हूँ सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। और अगर आप मेरी बात से सेटिस्फाई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हाँ मैं सही हूँ। हालांकि मैंने पूरा व्याख्या आपके सामने कर दिया है कि क्यों सही माना था आयोग ने और ये क्यों सही है और मैं भी अब इसके फेवर में क्यों हूँ। हालांकि मैं भी समय उसके फेवर में नहीं था जब इसकी जो आंसर की आई थी तब, ओके, लेकिन अब फेवर में हूँ। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 148 है, संविधान से 343 दो ब्रैकेट में लिखा है अनुच्छेदानुसारम, अर्थात संविधान का जो 343 का जो दूसरा इसमें जो अनुच्छेद है उसके अनुसार। फर्स्ट वाला ऑप्शन है हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति, अर्थात हिंदी सहायक राजकीय भाषा है। सेकंड वाला ऑप्शन है आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, अर्थात जो अंग्रेजी भाषा है वो राजकीय भाषा है। थर्ड वाला ऑप्शन है आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति, जो अंग्रेजी भाषा है वो सहायक राजकीय भाषा है। और लास्ट वाला ऑप्शन है हिंदी राजकीय भाषा अस्ति, अर्थात जो हिंदी है वो राजकीय भाषा है। तो इसका भी जो आंसर है कुछ बच्चे गलत लगा आए थे, कुछ सही करके आए थे, कुछ तो स्टूडेंट लगा आए थे फोर्थ वाला कि हिंदी राजकीय भाषा है। तो देखिए हिंदी जो राजकीय भाषा है वो संविधान के 343 एक अनुच्छेद में है। किसमें, 343 के पहले अनुच्छेद में है। ओके, 343 के जो दूसरा अनुच्छेद है उसमें क्या है, उसमें अंग्रेजी भाषा सहायक राजकीय भाषा है। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। और ये समझ लेना इस वाली बात को, क्या पता इस बार जो हिंदी वाला ये क्वेश्चन पूछ ले इस बार सीटेट में कि जो हिंदी राजकीय भाषा है वो कौन सा अनुच्छेद में है। तो 343 एक अनुच्छेद में है, इस बात का आप ध्यान रखना। ओके, दो में क्या है, अंग्रेजी जो भाषा है वो सहायक राजकीय भाषा है, सहायक राजकीय भाषा है। ओके, तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 149, अधस्तनेशु, अर्थात नीचे लिखे इनमें से अभिजात भाषाया, अभिजात भाषा देखो इंग्लिश में लिखा है क्लासिकल लैंग्वेज, अर्थात शास्त्रीय भाषा, या आप कह सकते हो जो श्रेष्ठ भाषा है उसके लिए किम निकषम नास्ति, अर्थात क्या या कौन सी, निकषम का अर्थ है कसौटी, नास्ति का मतलब नहीं है। इसका अर्थ है कि नीचे लिखे जो अभिजात भाषा है या क्लासिकल लैंग्वेज आप इसे कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं शास्त्रीय भाषा, इसके लिए इनमें से इसकी कौन सी कसौटी नहीं, अर्थात कौन सी जो है कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। शास्त्रीय लैंग्वेज कौन सी, किसकी बात की जा रही है, संस्कृत की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो संस्कृत है अर्थात जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसके लिए इनमें जो कौन सी जो बात है जो सही नहीं है ना, जो कसौटी पर मतलब खरा नहीं उतरता है। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का अर्थ। फर्स्ट वाला ऑप्शन है भाषाया कानिचन प्राचीन साहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति, अर्थात भाषा के कुछ प्राचीन साहित्य महाकाव्य हैं। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, है ना। तो ये तो उसकी कसौटी पर क्या है, खरा उतरता है। तो भाषा के जो कुछ प्राचीन साहित्य हैं वो क्या है, महाकाव्य हैं। तो है, बिल्कुल है महाकाव्य। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन तो क्या है, सही है, क्योंकि उसने पूछा कि जो कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है अर्थात जो सही नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन है भाषा अनुसूचित भाषा वर्गेन स्यात्, अर्थात जो भाषा है वो अनुसूचित भाषा वर्ग में ना हो। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए भाषा मौलिक साहित्य परंपरा स्यात्, अर्थात कि जो भाषा है उसकी मौलिक साहित्य परंपरा हो। और इतर भाषा वर्गेभ्य, अर्थात भाषा वर्ग से अलग उद्धृत साहित्यम, अर्थात उदाहरण जो है उस साहित्य से साहित्य का न स्वीक्रियात, अर्थात नहीं देना चाहिए। अर्थात जो भाषा वर्ग है, जो संस्कृत भाषा वर्ग है उसका जो है क्या, उसका जो साहित्य से किसी से जो उसका उदाहरण नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा नहीं है। तो भाषा का अपना जो मौलिक साहित्य है वो होना चाहिए। कोई भी जो भाषा है उसका क्या होना चाहिए, खुद का साहित्य होना चाहिए, है ना। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो भाषा है उसका मौलिक साहित्य परंपरा हो, अर्थात उसका मौलिक साहित्य हो। और भाषा से अलग जो है उसका क्या नहीं करना चाहिए, उसको किसी दूसरी भाषा से उसका जो है उदाहरण जो है नहीं दिया जाना चाहिए उसके साहित्य का। ओके, तो इसलिए तीसरा वाला भी क्या है, सही है। उसने पूछा कि नहीं है, आपको नहीं वाला देखना है।
और लास्ट है इसमें कि भाषा 1500 से 2000 वर्ष पुरातन, अर्थात भाषा के 1500 से 2000 वर्ष पुराने इतिहास लिखित साहित्यम अस्ति, इतिहास लिखे हुए साहित्य हैं। तो बिल्कुल सही है, भाषा के 1500 से 2000 वर्ष पुराने इतिहास लिखित भाषा में लिखित साहित्य है। तो आंसर जो है फोर्थ वाला भी सही है। तो कौन सा नहीं होगा, वो सेकंड वाला नहीं होगा कि जो भाषा की अनुसूची है वो भाषा वर्ग में ना हो। तो भाषा की अनुसूची भी भाषा वर्ग में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो क्लासिकल जो लैंग्वेज है था, जो संस्कृत है, क्या ये भाषा की अनुसूची की वर्ग में नहीं होगी? तो होगी ना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, सेकंड वाला हो जाएगा ऑप्शन। ओके, तो क्लासिक जो लैंग्वेज है इसकी कसौटी पर कौन खरा नहीं उतर रहा है, ये वाला नहीं उतर रहा कि जो भाषा की अनुसूची है वो भाषा वर्ग में ना हो। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको लैंग्वेज उसकी समझ आए। तो देखते हैं विद्यार्थियों अंतिम क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया था लास्ट टाइम। देखिए इसमें क्वेश्चन है विद्यार्थी नाम श्रवण कौशलस्य, अर्थात विद्यार्थियों के सुनने कौशल का आकलन कर्तुम शक्यते, अर्थात आकलन किया जा सकता है। विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है कथाया वर्णनम कृत्वा तदुपरि बोधक प्रश्न, अर्थात कथा का वर्णन करके और उसके ऊपर बोधपरक अर्थात जो समझ संबंधी प्रश्न है वो बता करके। सेकंड वाला ऑप्शन है अधिकम मौन वाचनार्थम अवसर प्रदान, अर्थात अधिक मौन वाचन के लिए अवसर प्रदान करने से। थर्ड वाला ऑप्शन है छात्राण भ्रमणार्थम बहि नीत्वा, अर्थात छात्र को भ्रमण के लिए बाहर ले जाकर। और लास्ट वाला ऑप्शन है प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, अर्थात प्रतिदिन जो है बार बार अभ्यास के द्वारा। तो सही आंसर बताइए स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी का श्रवण कौशल का आकलन करना है तो कैसे होगा, क्या अधिक जो है मौन वाचन के लिए अवसर प्रदान करने से बच्चे का आप जो है श्रवण कौशल का आकलन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मौन वाचन से अगर अवसर मतलब मौन वाचन के अवसर जो आप अधिक प्रदान कर रहे हैं तो उससे आप श्रवण कौशल का आकलन नहीं कर सकते हैं ना। और छात्र को बाहर ले जा करके भी आप जो है क्या नहीं कर सकते, श्रवण कौशल का आकलन नहीं कर सकते कि भाई छात्र को आप घुमाने ले जा रहे हैं और बाहर ले जाकर उसका आकलन कर लेंगे श्रवण कौशल का, क्योंकि श्रवण कौशल की तो उसमें कोई बात ही नहीं हो रही है। और बार बार भी आप जो है हर दिन जो उसका अभ्यास करके प्रत्येक दिन, तो ऐसे भी आप उसके श्रवण कौशल का आकलन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की कि कथा का वर्णन करके और उसके ऊपर जो बोधक प्रश्न है अर्थात जो उसकी समझ से संबंधित प्रश्न है उनको बता करके आप उसका क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। ओके, तो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, कथा का वर्णन करके और उसके ऊपर बोधक प्रश्नों का निर्माण करके आप बता करके। ओके, तो आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये थे 15 क्वेश्चन संस्कृत पैडागोजी के जो लास्ट टाइम जो सीटेट हुआ था दिसंबर 2019 में, उसमें पूछे गए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पूरी की गई आपकी व्याख्यात्मक प्रश्नों का जो हल है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और ही नई क्लास में। तो आप क्या करें, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें। बहुत ज़्यादा समय अब नहीं है सीटेट एग्जाम होने में, आज 25 तारीख हो गई है, लगभग 5 दिन बीच में, छठे दिन आपका जो है एग्ज़ाम है। ओके, आज से अलग। तो क्या कर दें, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दें। ओके, अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए हैं तो दोस्तों मिलते हैं हम ऐसी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी।